नमस्कार, डीडी डायलॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और बात बिहार की हो रही है, बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। और इस वक्त हम पटना में हैं और पटना में हमारे साथ बिहार के एक बेहद चर्चित शख्सियत, बिहार के बेहद चर्चित नेता जो हैं वो हमारे साथ हैं। मुकेश सहनी हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मुकेश सहनी जी। बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और जैसा मैंने कहा चर्चित चेहरे हैं, खबरों में भी बने रहते हैं। और इस वक्त जो है वो जो है टिकटों के बंटवारे में व्यस्त है, लेकिन उनकी विकासशील इंसान पार्टी जो है वो कितना विकास कर पाती है इन चुनाव में, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुकेश सहनी जी, पहले बात बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे मंच पर आए, उसके लिए आपका बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, आपसे चर्चा शुरू करें उससे पहले एक आपके राजनीतिक सफर पर एक छोटा सा क्लिप है, उस क्लिप को देख लेते हैं, उसके बाद हम मुकेश सहनी जी से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में एक उभरते हुए और प्रभावशाली युवा नेता हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में राज्य की सियासत में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी की स्थापना की। 2019 के लोकसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी ने महागठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ा और इससे पार्टी को राज्य स्तर पर व्यापक पहचान मिली। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 4 सीटें जीतकर प्रदेश की राजनीति में अपनी ठोस जगह बनाई। चुनावी सफलता के बाद मुकेश सहनी ने बिहार सरकार में पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और मछुआरा समुदाय के विकास के लिए कई योजनाओं को आगे बढ़ाया। तो ये मुकेश सहनी जी थे और हमारे साथ हैं। मुकेश सहनी जी, सबसे पहली बात, क्या मैं बिहार के अगले डिप्टी सीएम से बात कर रहा हूं? जी जरूर, अगर आपका सहयोग रहा, बिहार के 13 करोड़ जनता का आशीर्वाद रहा, तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार जो है, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार पे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार को लेकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को लेकर, तमाम सेकुलर राजनेता बैकवर्ड के लिए काम करने वाला, चाहे वो बीपी मंडल जी हो या नीतीश कुमार जी क्यों ना हो या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, इन सब का आशीर्वाद लेकर इस बार बिहार में बदलाव होगा और बिहार में हमारी सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पे एक निषाद मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बनेंगे। मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि आपने अभी तो टिकटों का बंटवारा भी नहीं हुआ, चुनाव की तारीखें भी घोषित नहीं हुई थी, आपने सबसे पहले घोषित कर दिया कि हाँ डिप्टी सीएम तो हम ही रहेंगे। कुछ ज्यादा जल्दबाजी में तो नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। देखिए, हम ईमानदारी के रास्ते पे चलकर, संघर्ष के बदौलत अपना मजदूरी हमें आता है लेने के लिए। बेईमानी करके अगर हम चलते तो 2020 में ही डिप्टी सीएम हम बन सकते थे। मेरे पास सरकार का चाबी था और हमारे पास ऑफर भी आ गया था। अच्छा, कि आप अपने विधायक के साथ यहाँ पे सरकार बनाइए, सभी विधायक को मंत्री बना लीजिए, आप सरकार में डिप्टी सीएम बन जाइए। मेरे पास ऑप्शन 2020 में ही था, लेकिन हमने वो ऑप्शन को नहीं चुना, क्योंकि हम निषाद मल्ला का बेटा है, अमर शहीद जुब्बा सहनी के वंशज हैं, एकलव्य के वंशज हैं, वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं। हम कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते और हम ईमानदारी से उस समय में मंत्री बनकर ही अपने राज्य में हमने काम किया। अगर हमारे मन में अगर लोभ लालच अगर होता तो 2020 में ही हम नीतीश जी को वहीं छोड़ देते और 4 विधायक लेके जाके हम सरकार बनाकर वहां पे मैं डिप्टी सीएम बन सकता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तो डिप्टी सीएम मेरे पर्सनल जिंदगी के लिए नहीं, मैं अपने राज्य में अपने लोगों की तरक्की के लिए, पूरा बिहार के तरक्की के लिए हम काम करने के लिए जगह चाहिए। आज सरकार में आना इसलिए है क्योंकि हमारे गरीब पिछड़ा दलित का आवाज को दबाया जाता है, उनको हक का अधिकार उनको दिया नहीं जाता है। आज उनके हक अधिकार दिलाने के लिए हम सरकार में आना चाहते हैं। आज मैं मानता हूं कि बिहार में अगर 37% अगर अति पिछड़ा है तो राज्य का अगर 3.25 लाख का अगर बजट बनता है तो उस 3.25 लाख का बजट में 37% योगदान और हिस्सेदारी जो है अति पिछड़ा को मिलना चाहिए। तो उसी तरीके से मैं मानता हूं कि जिनकी जितनी संख्या है उसको उतने हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ये नहीं
होना चाहिए कि बड़ी मछली और छोटी मछली को बरसों से खाते जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट था कि हम गरीब पिछड़ा दलित को 2000 साल से भी अधिक समय से पशु समान मानते थे, अब समय आ चुका है कि उनको इज्जत देने का। तो ये आज आप जो सोच रहे हैं, ये मानते तो है कि 2000 साल से हम लोगों को जानवर के जैसे व्यवहार किया गया। नहीं, ये नहीं शब्द के नहीं, उन्होंने कहा, पशु समाज, उन्होंने कहा कि हाँ अत्याचार हुआ है, वो ठीक है, तो वही हुआ ना, पशु समान समझते थे, ऐसा उन्होंने कहा। लोग समझते थे, उन्होंने नहीं कहा, लोग समझते थे। और सच्चाई तो यही है ना। एक आदमी को अपने बराबरी में नहीं बैठाना मतलब ये उनके साथ अन्याय नहीं है। एक आदमी के हाथ से छुआ हुआ पानी आप नहीं पीजिएगा, उस आदमी का अपमान नहीं है क्या? ये पहले क्यों नहीं ऐसा व्यवस्था नहीं था? जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान आया उसके बाद ही ये बदलाव क्यों हुआ? इससे पहले एक से एक अपने आप को महाविद्वान, कई तरह के ग्रंथ लिखने वाला, एक से एक अपने आप को विद्वान समझने वाला आदमी ये व्यवस्था को खत्म क्यों नहीं किया? क्यों एक दलित के बेटा ही ये व्यवस्था को खत्म किया, संविधान बना के जिसमें छुआछूत से लेकर तमाम हमारे साथ जो भेदभाव था उसको खत्म किया गया? आज क्यों उस समय में आरक्षण में हमें व्यवस्था दिया गया हमारे SC ST के लिए कि भाई इनकी जिंदगी जीवन के लिए इसको 15% का आरक्षण देना चाहिए? इससे पहले किसी ने क्यों नहीं किया? ये लड़ाई लड़ने के लिए, OBC आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए क्यों क्यों BP मंडल जी आए, क्यों लालू प्रसाद यादव जी आए, क्यों मुलायम सिंह यादव जी आए, क्यों रामविलास पासवान जी क्यों लड़ाई लड़े? दूसरे लोग भी लड़ना चाहिए था। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय अत्याचार हुआ। आज बताइए कि निषाद समाज, देश आजाद होके 77 साल हो चुका है, आप देश संविधान से जब चला रहे, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो एक ही देश में दो कानून क्यों? जब बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे वो बिंद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मलाह हो, चाय हो, तियर हो, बनपर हो, गोरी हो, केवट हो, निषाद के 22 उपजाति को आरक्षण मिल रहा है SC का, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। आप दिल्ली चले जाइए, वहां पे आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा। जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था। राज्य को छोटा करने से बताइए बंगाल का मल्ला अलग थोड़े हो जाएगा, बिहार का मल्ला दोनों आपस में भाई है। तो वहां पे हमें अगर ये सुविधा मिल रहा तो बिहार में क्यों नहीं मिल रहा? ये लड़ाई हम ही क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, ये लड़ाई लड़ने के लिए और भी क्यों नहीं हमसे पहले कोई लड़ाई लड़ रहे थे? आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके कारण आपका जन समर्थन है, उसके कारण लोग आपको पसंद करते हैं। लेकिन आपने कहा जिसकी जितनी हिस्सेदारी वाली बात की, वो आपकी बात सही है, लेकिन सवाल ये कि अभी तो आपको महागठबंधन में अपनी हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। नहीं, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है। अभी जो खबरें आ रही थी वो ये थी कि आपने पहले 60 सीटें कहा था, फिर 40 हो गई, अब पता चल रहा है 40 भी सीटें नहीं मिल रही। तो ये तो संघर्ष तो नहीं, देखिए क्या होता है कि मेरे पास भी अधिकार है 243 लड़ने का, और तेजस्वी जी के पास भी अधिकार है 243 लड़ने का, और हमारे कांग्रेस साथी हो या लेफ्ट के साथी हो, सब पार्टी को चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन है और बिहार चुनाव लड़ने के लिए सब स्वतंत्र हैं और सब 243 लड़ेंगे। और चाहे वो तेजस्वी जो हो या मैं हूं या कांग्रेस पार्टी या बाकी साथी, हम सबको पता है कि हम 243 लड़ेंगे तो रिजल्ट जो है ना 0 होना है। और हम सबको पता है कि हम सब जब साथ मिलकर लड़ेंगे तो रिजल्ट बेहतर होगा और बिहार में हमारी सरकार बनेगा। और ये हम सबको पता है कि 243 सीट है, ये 300 या 400 सीट हो नहीं सकता है। और इसमें सब पार्टी का इच्छा होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीट मिल जाए। तो इच्छा रखना या सपना देखना कोई गुनाह नहीं है। केस यानी जहां है वहां सरकार बनाने का गारंटी है। तो जब हम गारंटी है तो हम चाहेंगे कि हमारी भी पार्टी के पास ज्यादा से ज्यादा विधायक हो। तो अब कितने सीट पर? तो हमने 60 सीट का डिमांड जरूर उस समय में हमने सोचा कि हम लड़ेंगे। हम डिमांड किसी के पास नहीं कि हम इच्छा रखते थे। लेकिन अभी हमारा जो गठबंधन है, हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे सहयोगी है, और पिछली बार मैं इस गठबंधन में नहीं था, बहुत सारे सहयोगी है, सबको अपने अपने खाता से एडजस्टमेंट करना है। मुकेश सहनी को तो सब नहीं चाहते कि हम ज़्यादा एडजस्टमेंट करें, तो उनकी अपनी एक समस्या मजबूरी है। तो जितने पे सहमति बन सकता है उस अनुकूल हमने, उस अनुपात में हमने कम कर दिया है। तो मुझे लगता है कि हमारे सहयोगी जो है वो असहज नहीं है, सहज हो चुके हैं। और मैं भी चाहूंगा कि मेरे सहयोगी को साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाए। अभी पेच कहाँ फंसा है मुकेश जी? पेच देखिए बहुत सारा चीजें होता है। देखिए मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपका एक बयान देख रहा था। आपने कहा कि दशहरे तक सारा सीट शेयरिंग हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा। अब तो लग रहा है दिवाली आने वाली है और दशहरा तो बहुत बीत गया। बहुत देखिए एक पॉलिसी बनता है, 6 दल है, और पिछले 5 साल में 6 दल काम किए, तो सबके पास एक से एक कार्यकर्ता है, एक से एक वफादार लोग है।
और इस बार हम तो देख रहे हैं कि क्या हुआ कि पिछली बार हम लोगों ने हमारे विचार के लोग को भी हमने लड़ाया, और जो हमको नहीं पसंद करते, जो हमारे विचार को नहीं मानते, ऐसे लोगों को भी हमने लड़ाया। और कुछ हम लोग हेलीकॉप्टर कैंडिडेट को भी लड़ा दिया, जिनको हम लोगों ने ठीक है जीत की गारंटी सोच के लड़ा दिया। तो ऐसे जगह पे लड़ाने के बाद परिणाम क्या हुआ, उन्होंने हम दूसरे जगह जाके बिक गए। तो इस बार हमारा मानना है कि जहां हमारे मजबूत कार्यकर्ता हैं, जहां हमारे भरोसेमंद साथी हैं, वहां पे हम सीट लें, वहां पे हम चुनाव उनको लड़ाएं, और हम ऐसे लोगों को चुनाव नहीं लड़ाएं जहां पे हमको बाहर से आदमी लाना पड़े। तो ये सब सोचने के कारण, और वो क्योंकि सब साथी पहले से चुनाव लड़े हैं वहां पे, उनको किसी अगर कहीं से भी सीट मिलना है तो किसी ना किसी को सीट काटना है। कहीं ऐसे सीट है जो उनके सीट को एडजस्टमेंट करना है। कुछ जगह पे जो है उनके प्रत्याशी हारे हैं तो वहां पे एडजस्टमेंट इजीली हो जाएंगे, लेकिन कई ऐसे सीट है जो हमारे सहयोगी के पास सिटिंग है, और हम नहीं चाहेंगे कि जो सिटिंग है जिसके काम क्षेत्र में अच्छा हो उनका सीट हम लोग काटे, क्योंकि काट के हमको अपने लोगों को लड़ाना वो भी उचित नहीं होगा। हाँ, जिनके क्षेत्र में अच्छे रिपोर्ट नहीं है उनको काट के हम अपने लोगों को लड़ाएंगे। तो ये सब चीज कर रहे हैं, और 6 दल है, कोई एक दल नहीं है। तो सबका अपना अपना सब काम करने के चक्कर में 90% हम लोगों का पॉलिसी बन चुका है, सुलझ चुका है, और बहुत जल्दी कल या परसों हम लोग घोषणा कर देंगे। लेकिन आपके कुछ जो चर्चा चलती है मीडिया में इस वक्त, ये भी चर्चा चल रही है कि भाई मुकेश सहनी जी जो है वो दोनों नावों पर नजर रखे हुए हैं, जहां से सही उन मिलेगा कि ये नैया पार हो जाएगी उस नैया में सवार हो जाएंगे। कुछ ऐसी भी खबरें आपके बारे में चल रही गांव में भी आप अक्सर देखते होंगे, जिसका बेटा कलेक्टर हो जाता है ना, उनको बहुत ऐसे घर से रिश्ता आता है क्योंकि वो कलेक्टर बन चुके हैं। तो ताकि उनको ये भरोसा होता कि यहाँ पे हमारी अपनी बेटिया को देंगे ना, बहुत खुशी से रहेगी। और वही जगह गांव में जो मजदूरी करते, छोटा मोटा काम करते हैं, उनके ऊपर किसी का नजर नहीं होता है, चाहे वो कितने भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वहां पे उसको मालूम है कि यहाँ पे बेटी को भेजेंगे तो वहां पे बहुत परेशानी होगा। तो मुकेश सहनी बिहार में जीत की गारंटी है, मतलब करेक्ट। तो जब गारंटी है तो एक पक्ष जहां हम है वो तो उनके हम हैं, और जहां नहीं है उनको तो इच्छा होगा कि मुकेश सहनी मेरे साथ आ जाए, अब वो अपने नाव पे हमको बैठा लेंगे तो पिछली बार के जैसे फिर जीत की गारंटी हो जाएगी। तो वो इच्छा रखते हैं। अब वो इच्छा रखते हैं तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इच्छा रखना चाहिए, सोच रखना चाहिए, सपना रखना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से मैं काम करूंगा, कोई सोच रखता तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं, उसमें मैं ये मेरा ताकत दर्शाता है। नहीं, अगर वो ऐसा सोच रखता है तो ये दर्शाता है कि मेरे पास ताकत क्या है। तो मुकेश सहनी है क्या? वो आज जो है एनडीए में भी रह चुके हैं, वो जो है वो महागठबंधन का हिस्सा है, महागठबंधन में रह के अटल जी की बात करते हैं, महागठबंधन रह के नीतीश जी, रामविलास पासवान। तो मुकेश सहनी है क्या? देखिए, समय समय पर सभी पार्टी, एक आदमी समय समय पर उनकी विचार बदलते रहता है, और मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई व्यक्ति जन्म से वो गलत होता है, या जन्म से जो व्यक्ति सही हो वो बाद में गलत नहीं हो सकता, ये मैं नहीं मानता हूँ। बहुत अच्छे इंसान है, बाद में परिस्थिति हालात देख के गलत डिसीजन ले सकते, गलत कर सकते, या बहुत गलत इंसान है वो भी समय रहते हुए वो सुधर सकता है, ये मैं मानता हूँ। तो राजनीति में मैं जिनका नाम लिया हूँ, चाहे नीतीश कुमार जी का नाम क्यों न मैं लिया हूँ, तो नीतीश कुमार जी का जो मैं पूरा जीवनी में देखता हूँ तो उनका हमेशा एक ही सोच रहा है, गरीब, पिछड़ा, दलित सबका भला हो, सामाजिक न्याय मजबूत हो, सभी जाति सभी धर्म को लेके चले। और ये सोच अगर है तो बहुत ही उत्तम है, उनके साथ मैं रहना चाहूंगा। उसमें से एक उनके पास एक ये भी विचार है कि लोग कहीं भी जाए, हम अपने पावर के लिए कुर्सी हम अपने पास ही रखें। ये विचार मेरे को पसंद नहीं है। मैं नीतीश जी के सब पसंद है, लेकिन ये विचार मुझे पसंद नहीं है कि इस कुर्सी पर बैठकर मैं ही कुछ कर सकता हूं। अगर इस कुर्सी पर बैठकर अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो मुझे बैठना चाहिए, अदरवाइज इस कुर्सी पर बैठकर अगर कुछ नहीं कर सकता तो इस कुर्सी को लात मार देना चाहिए। ऐसी हमारा विचारधारा होना चाहिए, और मैं वही किया। 2020 में जब मैं मंत्री बना, मैं बीजेपी के साथ था, लेकिन मैं वहां रहकर भी उनके पॉलिसी के साथ नहीं रहा, उनके एजेंडा के साथ नहीं रहा, और उसके लिए हमको अगर उसके कुर्सी को लात मारना पड़ा तो हमने लात मार दिया। हम अपने लोगों के साथ चले गए, हम उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते। हमारी लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण दिलाना। जब मोदी जी ने 2014 में, 2015 में उन्होंने वादा किया, 2017 में वादा किया, तो उनको पूरा करना चाहिए। और नहीं पूरा करते तो हमारा शरीर में जो ताकत है उस ताकत के साथ हम लड़ेंगे, और वही लड़ने के लिए हम यूपी तक गए थे, और यूपी में लड़े। तो अगर लड़े तो उनको बुरा क्यों लगेगा। आपने ये भी, आपका बयान आया कि आपने कहा अगर निषाद को जो है आरक्षण मिल जाएगा तो मोदी जी के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं। जी सही बात है। मेरे जिंदगी का लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य है, मैं इसी के लिए मैं जी रहा हूं। मैं बॉम्बे में ऐशो आराम में जिंदगी जी रहा था,
मैं पहले तो एक साधारण गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ, मात्र 900 रुपये महीने पे नौकरी, मैं गांव में गरीबी को देख के मुंबई जैसे शहर गया, 900 रुपये महीने पे मैं नौकरी करता था, 30 रुपये रोज पर, हर तरह का परेशानी झेलकर मुंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ा। और मैं बिहार लौट के देखा कि मेरे लोग बहुत पीछे रह गए हैं। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रखते हैं, लेकिन मेरे लोग बहुत पीछे हैं, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। और मैंने बॉम्बे का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर उनके अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मेरा मानना है कि देश अगर एक है, संविधान एक है, तो जो आरक्षण हमें बंगाल में मिल रहा है, जो आरक्षण हमें दिल्ली में मिल रहा है, वही कैटेगरी बिहार में भी मिलना चाहिए। और इसके लिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए मैं मैदान में आया हूँ। तो मैं जब लड़ाई लड़ रहा हूँ, अगर उस पर अगर कोई उपकार कर दे, मेरा साथ दे दे, तो जिंदगी क्यों नहीं उनको दे सकते हम? तो मोदी जी अगर हमारे आरक्षण लागू कर देंगे, जिससे हमारा लाखों निषाद का भला होगा। आज लाखों निषाद का बेटा कलेक्टर बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, एक सर उठा के जीने लायक बनेंगे। तो उनके लिए अगर मेरी अपनी जिंदगी देना पड़े तो क्या बात है, क्यों ना दे? आज हमारे पूर्वज ने किया ना, देश की आजादी दिलाने के लिए भगत सिंह जी ने फांसी पे चढ़ गया, अमर शहीद जुब्बा सैनी फांसी पे चढ़ गए। क्यों? क्योंकि देश को आजादी दिलाना था। तो जब हमारे पूर्वज जो काम कर चुके हैं, उन्हीं के रास्ते पे हमें चलना है। तो मैं भी, मेरे समाज को अगर रिजर्वेशन, आरक्षण अगर मोदी जी देते हैं, तो हम अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हैं। मैं, मुकेश जी जो कह रहे हैं वो सही बात है कि मुकेश जी दरअसल जो है बॉम्बे में थे, बॉलीवुड से जुड़े रहे थे, वहाँ रहते तो एक अलग जिंदगी होती, लेकिन वो बिहार आए और बिहार में रहकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। पर मुकेश जी एक बात और, मैं आपने मैं जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर आता हूँ। आप घोषित रूप से कहते हैं कि भाई डिप्टी सीएम है आप भविष्य के, आपके समर्थक यहाँ पर नारा लगाते हैं डिप्टी सीएम कैसा हो, और आप ये भी कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव जो है बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हाँ। लेकिन अभी आने से पहले, आपके इंटरव्यू आने से पहले मैं देख रहा था कांग्रेस के नेता उदित राज जी का बयान, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव जो है वो आरजेडी के होंगे मुख्यमंत्री। अभी हम लोगों ने कुछ तय नहीं किया है, तो अभी तो उनकी ओर से कुछ तय नहीं है, ना कांग्रेस की तरफ से, ना किसी महागठबंधन में कुछ तय नहीं है, आप पहले से ऐलान कर रहे हैं सबका। देखिए, सरकार किसी एक दल से बनना नहीं है, सरकार सभी दल के सहयोग से बनना है और बहुमत से बनना है। जिनके पास जितना बड़ा नंबर होगा उतना बड़ा पावर का हकदार होगा। ये आप मान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल 100+ सीट से लड़ रहे हैं, और जब 100 से अधिक सीट पे जब वो लड़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा विधायक उनके पास होंगे। और जब उनके विधायक सबसे ज्यादा होंगे, तो जब सरकार बनाने की बात होगा, तो जिनके पास ज्यादा विधायक होगा वो निश्चित तौर पे अपने दल को आगे करेंगे। तो निश्चित तौर पे जब वो आगे करेंगे, तो उनके पास बहुमत साबित होने के बाद भी सरकार में वही बनेंगे। मुकेश जी, यही एग्जैक्टली आपका जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के हिसाब से डिप्टी सीएम तो हो सकता है कांग्रेस का बने। कांग्रेस चाहती है उनका डिप्टी सीएम बने। भाई आप तो हो सकता है, मैं नहीं कह, कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है आप तीसरे नंबर की हो, चौथे नंबर की हो, कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी हो। कोई आदमी कब बनेगा? जब वो आवेदन करेंगे, लड़ेंगे तब ना जीतेंगे। आप लड़बे नहीं कीजिएगा, जीतबे क्या कीजिएगा? अभी जैसे हम सपना देख रहे हैं, तो हम सपना देख रहे हैं, तो साकार होगा या नहीं होगा? तो कांग्रेस पार्टी को हमने थोड़े मना किया है। कांग्रेस पार्टी से सीएम बनना है, पीएम बनना है या डिप्टी सीएम बनना, तो हम मना थोड़े किए हैं। वो अपने दावेदारी पेश करे। ये वीआईपी पार्टी का अपना दावेदारी है कि हमारे पास हमको बनना है। पर आपका एक बयान ये भी आता है कि कांग्रेस जो है अपने एक सीमा अपना देखे कि किस हद तक कांग्रेस लड़ सकती है। एक आपका ये भी आया, और उस दीपांकर भट्टाचार्य जी का भी ये आया कि भाई कांग्रेस जो है ज्यादा अपनी हैसियत से ज्यादा सीटें मांग रही है। कौन क्या कह रहे हैं हमें नहीं मालूम है। मैं आपके मंच से फिर से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी हमारे देश लेवल पे नेशनल पार्टी है और सबसे बड़े सहयोगी है। जब बिहार अगर वो आते हैं, तो बिहार का सबसे बड़ा सहयोगी जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी आते हैं। और जब तेजस्वी प्रसाद जी अगर बिहार के सबसे बड़े सहयोगी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस जीरो है। कांग्रेस देश लेवल पे हीरो है। तो यहाँ पे जब राहुल गांधी जी आएंगे, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के पीछे तेजस्वी जी खड़े होंगे, उसके पीछे मैं खड़ा रहूंगा। और जब अगर तेजस्वी जी रहेंगे, तो वहां पे पीछे मैं खड़ा रहूंगा। और जहां हम खड़े रहेंगे, वहां कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो विधायक हो या आरजेडी के विधायक हो या वीआईपी के विधायक हो, तो पीछे खसे। तो लीडर जो है हमेशा आगे रहते हैं। ठीक है, तो ये सवाल का आपका जो सवाल होगा ना, इसका जवाब है लीडर देंगे। जैसे मैं भी अपने पार्टी का मैं लीडर हूं, मैं डिसीजन ले लिया कि तो कांग्रेस में लीडर की कमी थोड़ी है, वो किसी को भी डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लीडर कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी हैं, सोनिया मैडम है, खड़गे साहब है। बाकी उस पार्टी के नेता है। जैसे वीआईपी पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन लीडर जो है सन ऑफ मल्ला है। उसी तरीके से आरजेडी में भी बहुत सारे नेता हैं। आपको नहीं लगता कांग्रेस में कोई बिहार में लीडर हैं? लीडर नहीं है।
बिहार में कांग्रेस में कोई लीडर नहीं है। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अच्छा, तो इसलिए जो आप वो डिसीजन जो है दिल्ली से होना है। बिहार के नेता डिसीजन नहीं लेंगे, वो एक पॉलिसी है उनको। अगर किसी को टिकट अगर देना है तो वो प्रपोजल बना के दिल्ली लेके जाएंगे, और वहां पे एक सिस्टम बना हुआ है। एक बहुत पुरानी पार्टी है, 150-200 साल पुरानी पार्टी है। वहां एक कानून व्यवस्था सिस्टम बना हुआ है। एक व्यवस्था यहाँ से जाएंगे, वहां पे फिर सुप्रीमो जो होगा उनको मुहर मारना है, और वहां के उनके अपने फीडबैक अपने रिपोर्ट के आधार पे मारना है। कोई बिहार में ये नहीं कह सकता है कि मैं ही बनूंगा, ये बिहार में कोई नहीं कह सकता। हमारे पार्टी में डिसीजन हम ले सकते हैं, आरजेडी में डिसीजन तेजस्वी जी लालू जी ले सकते हैं। तो उसी तरीके से कांग्रेस या बीजेपी वो नेशनल पार्टी है, इसका डिसीजन दिल्ली से होता है। आज आपको मेरे को दावा के साथ कह सकते हैं कि आज बिहार में सम्राट चौधरी जी जो है डिप्टी सीएम है, और इस सरकार बनने के बाद वो फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे, आप दावे के साथ कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि वो डिप्टी सीएम वो बनाए गए हैं, ठीक है, वो बने नहीं अपने दम पर, वो लीडर नहीं है। पर आपको भी तो महागठबंधन बनाएगा ही ना। हाँ, हम सहयोगी पार्टनर से बनेंगे ना। हमारा हिस्सेदारी है इसलिए बनेंगे। हम कहाँ बीजेपी के साथ या मोदी जी से हम अपने पेश कर रहे हैं कि हमको बनाइए। वो तो कोशिश भी करते कि आ जाइए बन जाइए, लेकिन हम कहते नहीं बनेंगे भाई। अच्छा। जहाँ पे हमारे विधायक ना हो, सांसद ना हो, वहां पे हम आपके रहमो करम पे हमको थोड़े रहना है। भाई मल्ला का बेटा है, हम अपने तेवर में रहेंगे, हम आपके रहमो करम पे कैसे रहेंगे? अच्छा, मैं एक आखिरी बात आपसे जानना चाह रहा हूं कि जैसे आपने हिस्सेदारी की बात की, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, अब जितनी हिस्सेदारी के हिसाब से बहुत सारे लोग फॉर्मूला ये भी निकालते हैं कि भाई मुकेश सहनी ही क्यों डिप्टी सीएम हो अगर हिस्सेदारी की बात करेंगे। हालांकि आप 12% कहते हैं, लेकिन निषाद का जो आपकी जो खास वो 4% लोग बोलते हैं कि नहीं, 4। मैं आप इसको करेक्ट कर लीजिए। अभी बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना कराए, वो पेपर हम आपको कटिंग दे देंगे। निषाद का नाम मतलब हमने आप ही नाम लिया ना, बीन बेलदार नुनिया मला चाय तियर पनपर गोरी, ये सब निषाद है जहाँ पे बेटी रोटी का संबंध होता है। ठीक है। ये तो एक फूट डालो राज करो वाला व्यवस्था के तहत 12% आप। हाँ, फूट डालो राज करने का व्यवस्था में हम लोगों को अलग अलग कर दिया, लेकिन हम सब एक ही हैं। ठीक है, मैं 12% भी चलिए आपका फॉर्मूला मान लेते हैं। उस हिसाब से तो फिर डिप्टी सीएम तो मुस्लिम के पास जाना चाहिए। 12%, 17% मुस्लिम आबादी है। तो अगर तेजस्वी यादव आपके फॉर्मूले में मुख्यमंत्री हैं, तो डिप्टी सीएम तो एक मुस्लिम को होना चाहिए आपके यहाँ। देखिए, ये 6 दल के बहुमत से सरकार बनना है, और ये 6 दल के लीडर जो होंगे ना, वो डिसाइड करेंगे कि समाज के साथ होना चाहिए। होना तो एक ही होना है, सीएम एक ही बनना है, डिप्टी सीएम 1 या 2 बन सकते हैं, और मंत्री 1-1 बनेंगे। मंत्री और डिप्टी सीएम में बहुत ज्यादा अंतर है, खाली सरकार का हिस्सेदारी होने के नाते आपका एक अहम जगह मिलता है। तो ये लीडर डिसाइड करेंगे। कोई दूर दरार अमेरिका में सोचे कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम न बने तो उससे क्या फर्क गिरेगा। आपका ब्लैक कलर का शर्ट है, आपको अच्छा लगा तो आप पहने हैं। अब हम कहें कि ये ब्लैक क्यों पहने, रेड क्यों नहीं पहने, ब्लू क्यों नहीं पहने, तो हम जो सोच रहे हैं हमसे बड़ा पागल कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप जो पहने, आपको जो अच्छा लग रहा है वो पहने। तो हमको अगर डिप्टी सीएम बनना है, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और जनता के बीच में जा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं हम मेहनत कर रहे हैं। अब हम बनेंगे नहीं बनेंगे तो मेरे काम के ऊपर है। हम अच्छे काम करेंगे तो बनेंगे, नहीं अच्छे काम करेंगे, हमारे कार्यकर्ता अच्छा मेहनत नहीं करेंगे तो हम नहीं बनेंगे। उसके अलावा दूसरे लोग अगर कोई बैठे बैठे सोच ले तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। चलिए, मुकेश सहनी जी का लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है, और वो बड़े स्पष्टवादी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य, हम गांव से निकाल के मुंबई में जाके राज करना था, तो हमने लक्ष्य को पूरा किया। अब मेरा लक्ष्य है कि मुंबई से बिहार आके यहाँ पर अपने लोगों को अधिकार दिलाना, ये लक्ष्य हमने रखा। तो हमने बहुत कम समय में बिहार में एक से एक बड़े से बड़े नेता हुए हैं। बिल्कुल, हम जिसको अपना आदर्श मानते, जननायक मानते, बड़े से बड़े धुरंधर नेता हुए, बिहार में जन्म लिए, बिहार की मिट्टी में, और सब महान नेता हुए हैं। लेकिन आप एक नाम बताइए, जितने कम समय में बिहार के राजनीति में हमने अपने पैर को जमाया, उतने कम टर्म में कोई किसी ने बैठा है? नहीं बैठा है। हमने हम कोई चुनाव जीते, हम बिहार में मंत्री बन गए, क्योंकि ताज हमारे सर पे चलता था। तो मेरा काम करने का तरीका अलग है। जो काम असंभव है वो मैं काम करता हूं। बिहार में दशरथ मांझी जी ने जो काम असंभव था वो काम उन्होंने पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाया। तो हम बिहारी में वो ताकत है कि जो काम असंभव है वो हम पूरा करेंगे। तो आपका लक्ष्य स्पष्ट है, लेकिन बिहार की जनता तय करेगी भविष्य में क्या होता है,
किसको वोट पड़ते हैं, आप डिप्टी सीएम बनेंगे, कौन सीएम बनेगा, ये सब फैसला जो है वक्त का। फिलहाल तो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा सीटें आपको मिल जाए, फिलहाल तो वही बड़ी बात होगी। और मैं आपके लिए- ईमानदारी के रास्ते पे बन के डिप्टी सीएम बनूंगा, नहीं, नहीं, बेईमानी के दम पे नहीं। ठीक है। तो ईमानदारी पे ही रास्ते पे जिंदगी में जब तक हमें मौका मिलेगा, सांस चलता रहेगा, तब तक ईमानदारी से चलूंगा, अपने लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ता के साथ, अपने राज्य के नागरिक के साथ, अपने देश के नागरिक के साथ हमेशा ईमानदारी से स्वच्छ राजनीति करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद करते हैं कि आप जो लक्ष्य लेकर चले हैं वो देश की, बिहार की जनता समझे, और आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।